ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। आज दिन की बड़ी खबरों के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से करेंगे चर्चा। नए ग्रामीण रोजगार गारंटी बिल जी राम जी पर सियासी संग्राम क्यों छिड़ा है? प्रियंका गांधी ने इसे सरकार की सनक क्यों कहा है? इसका विश्लेषण आज आपके लिए होगा। बिल का जी राम जी नाम क्या महात्मा गांधी का अपमान है? बीजेपी योजनाओं और जगहों के नाम बदलकर कौन सा सियासी प्रयोग कर रही है, ये भी आज हम आपको दिखाएंगे। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर कोहरा 13 लोगों के लिए काल बन गया। इस घटना में सरकारी सिस्टम कैसे दुर्घटनाग्रस्त हो गया, ये खबर भी आपके लिए होगी। और हर दिन की तरह रात 8:30 बजे आप मेरे साथ देखेंगे स्पेशल रिपोर्ट नो नीतीश नो। तो आइए शुरुआत करते हैं। और आज सबसे पहले बात महात्मा गांधी वर्सेस जी राम जी वाली सियासत की। इस खबर के केंद्र में नया ग्रामीण रोजगार गारंटी बिल है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज बिल को लोकसभा में पेश किया। विपक्षी पार्टियों ने इसका जमकर विरोध किया। बिल का संसद के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर विरोध किया गया। लोकसभा के अंदर विपक्षी सांसद बिल का विरोध करते हुए वेल में उतर आए, तो बाहर कुछ कांग्रेसी सांसद पुरानी संसद की छत पर चढ़ गए। गांधी प्रतिमा के पास हाथों में महात्मा गांधी के पोस्टर लेकर प्रोटेस्ट किया गया। संसद परिसर में पोस्टर के साथ नारेबाजी की गई। अब सवाल यह है कि इस बिल का विपक्ष इतना विरोध क्यों कर रहा? इस सवाल का जवाब बिल के नाम में छिपा है। सरकार ने बिल को नाम दिया है वीबीजी राम जी, यानी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। इसे मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की जगह पर लाया जा रहा है। या कहें कि पुरानी शराब को नई बोतल में डालकर नए नाम नई पैकेजिंग के साथ पेश किया जा रहा है। हालांकि पहले खबर आई थी कि सरकार मनरेगा का नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना करने जा रही है। उस पर ममता बनर्जी ने ऐतराज व्यक्त किया कि ऐसा करना गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का अपमान होगा, क्योंकि गांधी जी को महात्मा की उपाधि सबसे पहले टैगोर ने ही दी थी। हालांकि अब तो मनरेगा को खत्म ही किया जा रहा है। अब क्योंकि मनरेगा स्कीम महात्मा गांधी के नाम पर थी, नए बिल में महात्मा गांधी की जगह जी राम जी आ गए, तो विपक्ष कह रहा है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान है। जी राम जी, विकसित भारत जी राम जी बिल 2025 को सभा में पूरा स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जी राम जी। जैसे ही शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में बिल पेश किया, विपक्ष ने विरोध शुरू कर दिया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने बिल पर कड़ा ऐतराज जताया। बिल को स्थायी समिति के पास भेजने की मांग की। प्रियंका गांधी ने कहा कि हर योजना का नाम बदलने की जो सनक है वो समझ में नहीं आती। हर योजना का नाम बदलने की जो सनक है ये समझ में नहीं आती है। जब जब ये किया जाता है तो सरकार केंद्र को पैसे खर्चने पड़ते हैं। मेरे बचपन में ये गाते थे, देखो ये दीवानो ओ दीवानो ये काम मत करो, राम का नाम बदनाम मत करो। एंड इन दिस पर्टिकुलर केस इट्स कांग्रेस के साथ बाकी विपक्षी दलों टीएमसी और डीएमके ने भी नए बिल का विरोध किया, बिल वापस लेने की मांग की। इसके बाद सदन में महात्मा और राम राम वाली बहस शुरू हो गई। बापू ही कहते थे राम राज, राम हमारे रोम रोम में रमे हैं, राम हमारी हर सांस में बसे हैं, बिना राम के ये देश नहीं जाना जाता। पता नहीं क्यों जी राम जी नाम आ गया तो ये भड़क गए। बिल का विरोध करते हुए विपक्षी सांसद वेल में उतर आए। बाद में लोकसभा से वॉकआउट कर दिया। बिल का संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह विरोध हुआ। संसद परिसर में भी विपक्षी सांसदों ने बिल का विरोध किया। कुछ कांग्रेसी सांसद संसद भवन पोर्च की छत पर भी चढ़ गए। हाथों में महात्मा गांधी का पोस्टर लेकर नारेबाजी करने लगे। विरोध इस चीज का है कि जो कानूनी अधिकार दिया गया है 100 दिन के रोजगार का, उसको कमजोर किया जा रहा है और ये योजना खत्म हो जाएगी। बिल को लेकर सूत्रों से जो खबर है उसके मुताबिक सरकार इसी सत्र में बिल को पास करवाएगी। इसी नाम के साथ बिल को पास करवाने की कोशिश करेगी। इससे पहले जब जवाहर रोजगार योजना के नाम से योजना चलती थी तो उसका नाम नरेगा किया गया। बाद में उसी का नाम बदल करके मनरेगा किया गया और अब मनरेगा की जगह एक नई योजना आई है जिसका नाम जी राम जी है। यानी ये प्रक्रिया लगातार चल रही है। अगर इस सत्र में बिल पास नहीं होता है तो बजट पे प्रावधान करना मुश्किल होगा, क्योंकि ये एक नई स्कीम है और नया कानून बनेगा तो उसके तहत मजदूरी करने वाले मजदूरों को नए सिरे से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।
प्रियंका गांधी ने सरकार के फैसले का विरोध करते हुए एक शब्द का इस्तेमाल किया। ये शब्द है सनक। सरकार की नाम बदलने वाली सनक। वैसे लोग व्यंग में कह रहे हैं कि सरकार को प्रदूषण का नाम बदलकर आभूषण कर देना चाहिए, लेकिन प्रियंका गांधी के नाम बदलने की सनक वाली बात क्यों उनकी तरफ से कही गई, अब वो भी जान लीजिए। ऐसा इसलिए है कि साल 2014 में सत्ता में आने के बाद से एनडीए सरकार यूपीए सरकार की कई योजनाओं के नाम बदल चुकी है। जैसे 2011 में यूपीए सरकार की नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी का नाम बदलकर 2014 में मेक इन इंडिया कर दिया। 2013 में यूपीए के निर्मल भारत अभियान का नाम बदलकर 2014 में स्वच्छ भारत अभियान कर दिया गया। 2010 में यूपीए सरकार की एक स्वावलंबन योजना थी। 2015 में उसका नाम बदलकर एनडीए सरकार ने अटल पेंशन योजना रख दिया। इसी तरह 2005 में यूपीए सरकार बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट स्कीम लेकर आई थी। 2014 में उसका नाम बदलकर जनधन योजना कर दिया गया। 1985 से इंदिरा आवास योजना चली आ रही थी। 2016 में मोदी सरकार ने उसे प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना कर दिया। इसके अलावा पीएमओ का नाम सेवा तीर्थ, राजभवन का नाम लोक भवन करने जैसे तमाम उदाहरण हमारे पास है। यही वजह है कि प्रियंका गांधी इसे सरकार की सनक बता रही। हालांकि विपक्ष को सबसे ज्यादा एतराज महात्मा गांधी का नाम हटाने पर है। कांग्रेस कह रही है कि मोदी सरकार को महात्मा गांधी के विचारों से नफरत है। बीजेपी का कहना है कि महात्मा गांधी तो खुद श्री राम को मानते थे। कांग्रेस का इस मुद्दे पर कहना है कि मोदी सरकार को गरीबों के अधिकारों से भी नफरत है। वहीं बीजेपी कह रही है कि हम सिर्फ महात्मा गांधी को नहीं मानते, बल्कि उनके विचारों को भी मानते हैं। कांग्रेस का यह भी कहना है कि मनरेगा महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने का जीवंत रूप है। बीजेपी कह रही है कि महात्मा गांधी पंडित दीनदयाल का संकल्प था कि समाज के निचले तबके का सबसे पहले कल्याण हो। अब नए बिल पर संसद से लेकर सियासी गलियारों तक जुबानी जंग शुरू हो गई है। गांधी जी का ये अपमान मनरेगा द्वारा एक अधिकार दिया गया था सबसे गरीब से गरीब जनता को। किस चीज का अधिकार? रोजगार का, 100 दिन के रोजगार का अधिकार। और ये जो विधेयक है ये उस अधिकार को कमजोर करेगा। जी, महात्मा जी जो है श्री राम को लेकर जो है रघुपति राघव राजा राम को लेकर उन्होंने एक नेशनल एंथम बनाया था, जिससे उन्होंने पूरे देश को जो है संगठित किया था। तो हाउ इज इट एन इंसल्ट फॉर महात्मा गांधी जी? ये पहली बार हो रहा है कि यूपी में जो तरीका था नाम बदलने का, वो दिल्ली वाले भी अब नाम बदलने पे आ गए। और जिन्होंने प्रभु राम के भक्तों पर गोली चलाई थी वो आज राम की बात कर रहे हैं, गांधी जी की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने गांधी जी का कितना सम्मान किया, उनके मूल्यों का कितना सम्मान किया। मैं तो एक ही बात कहूँगा, गांधी जी कभी परिवारवाद की बात करते थे क्या? बापू का अपमान हम समाजवादी कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते, और भारतीय जनता पार्टी वाले देश के महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं। 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्चा हमने मनरेगा में किया, जो कांग्रेस कभी सोच भी नहीं सकती थी। कांग्रेस सदा गरीब का विरोध करती रही, जरूरतमंद का विरोध करती रही, और राम जी का विरोध तो कांग्रेस करती ही थी। तो विपक्ष के विरोध के बावजूद बीजेपी लगातार नाम बदलने वाली राजनीति पर तेजी से आगे बढ़ रही है। राजनीति के जानकार इसके पीछे जो वजह मान रहे हैं वो कुछ इस तरह से है, क्योंकि बीजेपी ज्यादातर चीजों के नाम बदलकर हिंदी में रख रही है। ये उसकी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद वाली रणनीति का हिस्सा है, जहां वो हिंदी को अंग्रेजी के मुकाबले आगे बढ़ाना चाहती है। ये संघ की उस विचारधारा का हिस्सा है जिसपे उपनिवेशवाद की मानसिकता को छोड़ने की बात हो रही है, जिसके संकेत पीएम मोदी मैकॉले के शिक्षा मॉडल का विरोध करते देते हैं। इसके अलावा बीजेपी उस पैटर्न पर आगे बढ़ रही है जिसमें नेहरू गांधी के नाम वाली स्कीम खत्म की जा रही है। वहीं दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे अपने महापुरुषों के नाम पर योजनाओं का नामकरण किया जा रहा है। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि नाम बदलने से क्या होने वाला है? गांधी नेहरू का नाम कहां से मिटाओगे? बीजेपी कह रही है कि वो परिवारवाद की नहीं बल्कि जनसेवा की भावना से काम कर रही है। सरकार तो भाई नाम बदलने वाली सरकार है। अगर आप लास्ट 10 ईयर्स में देखेंगे तो मनरेगा में आप 60 दिन भी मजदूरी नहीं दे पाए हैं लोगों को, और वहीं आप कह रहे हैं कि आप 125 दिन देंगे मजदूरी। तो पहले सरकार आंकड़े पेश करे कि पिछले 10 सालों में उन्होंने
कितनी मजदूरी दी है मनरेगा के तहत? सरकार हमेशा जनता के हित के लिए बिला वजह अनावश्यक अप्रासंगिक भ्रम डालने वाले ऐसे जो कानून हैं उनको समाप्त करना चाहती है, क्योंकि उसी का सहारा लेके कई बार अधिकारी जनता को परेशान कर देते हैं। हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव किसी भी कीमत पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। विपक्ष को राम जी के नाम से हमेशा विरोध रहा है, उनको आपत्ति होती है, पता नहीं क्यों। एक परमात्मा के नाम से उनको आपत्ति होती है, मुझे समझ में नहीं आता वो। इन्होंने तो राम को बदनाम कर दिया है। सब कुछ है पर राम नहीं है। जबरदस्ती का जय श्री राम में सब कुछ है पर राम नहीं है। उसका नाम बदलने का मतलब अनेक नाम बदल जाते हैं, मतलब उनका नाम जो अपना बापू जी का नाम है, ये नाम देने का प्रयत्न सरकार का है। इसका मतलब कोई अन्याय करने की बात बिल्कुल नहीं है और इसमें राजनीति करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हमारी दूसरी खबर सफर में आपकी सुरक्षा से जुड़ी है। बच्चों की सर्दियों की छुट्टियां होने वाली हैं। हो सकता है कि आप भी कहीं जाने का प्लान बना रहे हो। अगर ऐसा है तो 2 मिनट रुक कर ये खबर जरूर देख लीजिए। अगर आपका प्लान मथुरा, वृंदावन या आगरा की तरफ जाने का है तब तो ये खबर आपके लिए ही है। आज सुबह यमुना एक्सप्रेसवे पर एक बड़ा हादसा हुआ। एक्सप्रेसवे पर कोहरे के चलते 7 बसें और 3 कारें आपस में टकरा गई। टक्कर होते ही गाड़ियों में भीषण आग लग गई, जिसपे 13 लोगों की जलकर मौत हो गई। 25 लोग घायल हैं। एक्सप्रेसवे पर इस दर्दनाक हादसे की सबसे बड़ी वजह कोहरा बना, जिसकी वजह से विजिबिलिटी बहुत कम थी और गाड़ियां एक दूसरे से भिड़ती चली गई। सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और सभी घायलों को अस्पताल ले जाया गया, उन्हें भर्ती कराया गया। आरोप है कि प्रशासन की टीम ने पहुंचने में काफी देर लगाई। सर्दियों में हमारे देश के एक्सप्रेसवे और हाईवे पर कोहरा गंभीर खतरा बन जाता है। विजिबिलिटी शून्य होने और गाड़ियों की रफ्तार तेज होने से बड़े हादसे होते हैं। ऐसे में जहां सावधानी के साथ चलना आपके लिए जरूरी है, वहीं आपके सफर को सुरक्षित बनाना सरकार या सिस्टम की भी जिम्मेदारी है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि अक्सर ऐसे मौकों पर हमारा सिस्टम ही दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, जैसा कि यमुना एक्सप्रेसवे पर हुआ, जहां सिस्टम ने आपके सफर को सुरक्षित बनाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। मथुरा एक्सप्रेसवे पर कातिल कोहरे ने कई जिंदगियां छीन ली। आज तड़के 7 बस और 3 कारें आपस में टकराने के बाद बसों में आग लग गई, जिसमें 13 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हे भगवान भाई, ये तो बहुत गंदा सीन हो गया। 1 2 3 4 बस चली है, खत्म। बताया जा रहा है कि हादसा सुबह करीब 4:30 बजे हुआ। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर आगरा से नोएडा की तरफ माइलस्टोन 127 पर कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम थी, जिसकी वजह से गाड़ियां एक दूसरे से भिड़ती चली गई। यही वो बस हैं जो इस हादसे का पूरी तरह से शिकार हुई हैं और यहाँ पर अंदर भी अभी देखने की कोशिश की जा रही है कि कोई भी यहाँ पर कुछ सामान या कोई व्यक्ति यहाँ पर फंसा तो नहीं है। टक्कर होते ही वाहनों में आग लग गई। यात्रियों को भागने तक का मौका नहीं मिला। कई यात्री बस में ही जिंदा जल गए। बस डिवाइडर से टकरा गई थी, उसके बाद पीछे से भी गाड़ियां उसमें ठोकी थी, कम से कम 6-7 गाड़ियां। हादसा कितना बड़ा और दर्दनाक था, इसकी असली तस्वीर तब दिखी जब उजाला हुआ। एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां एक दूसरे के अंदर घुस गई थी। बसें राख बनी हुई थी और कारें कबाड़ बन गई थी। 13 लोगों के असामयिक मृत्यु की जानकारी हुई है। 60 के आसपास घायल हैं, लेकिन सभी खतरे से बाहर हैं। हादसे के बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिसके बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। कई जिंदगियां फना हो गई थी। हादसे के बाद घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। परिजन बाहर खड़े हैं, किसी का अपना चला गया, कोई इस उम्मीद में अस्पताल के बाहर टकटकी लगाए इंतजार कर रहा है कि उसके अपने सही सलामत लौट आए। गोरखपुर से चंडीगढ़ जा रहे थे, सोए हुए थे, तब तक बस आगे लड़ गई। 4-5 बसों में आग लग गई। किसी तरह शीशे तोड़ के हम लोग बाहर निकले। हादसे का सबसे बड़ा कारण सफेद आफत है।
लेकिन सिस्टम की बेरुखी ने भी लोगों को कभी न भूलने वाला दर्द दिया है, क्योंकि न तो वक्त पर पीड़ितों को मदद मिली, न फायर ब्रिगेड समय पर पहुंची और न ही पुलिस ने वक्त रहते फोन उठाया। आग बहुत कम लगी थी, लेकिन फायर ब्रिगेड बहुत लेट में आई है और पुलिस भी बहुत लेट में आई है। उनको थोड़ा टाइम पे आना चाहिए था, तो शायद जितने लोग मरे हैं वो ना मरे होते। मैंने 5 फोन किए हैं पुलिस को, मैं आपको दिखा सकती हूँ नंबर, मैंने 5 फोन किए हैं, पर मेरे पास सिर्फ एम्बुलेंस वालों का फोन आ रहा था, मेरे पास पुलिस नहीं आ रही थी एक भी बार। मथुरा में एक्सप्रेसवे पर जो हुआ वो बेहद दर्दनाक है। आने वाले समय में सर्दी के साथ कोहरा और बढ़ेगा। ऐसे में आप भी हाईवे पर सावधानी बरतिए, क्योंकि सावधानी में ही सुरक्षा है। अब आपको यमुना एक्सप्रेसवे का एक और वीडियो दिखाते हैं। जिस वीडियो को आप देख रहे हैं वो यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसे वाली रात का ही है। हादसे के वक्त एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे की वजह से कुछ भी देख पाना संभव नहीं हो रहा था। हवा के साथ कोहरा नजर आ रहा था। इसी कोहरे की वजह से सिस्टम भी दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सिस्टम ने एक्सप्रेसवे पर लाइटों का ठीक से इंतजाम नहीं किया, कई जगह लाइट बंद पड़ी है। सिस्टम ने वाहन चालकों को जागरूक करने के लिए सूचना या चेतावनी जारी नहीं की। सिस्टम ने एक्सप्रेसवे पर पुलिस की गश्त या पेट्रोलिंग नहीं बढ़ाई, ना ही सड़क पर सुरक्षा उपायों की जांच करना जरूरी समझा। चश्मदीदों ने कहा है कि जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त सिस्टम सोया हुआ था। न पुलिस ने फोन उठाया और न ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां समय से मौके पर आई। अब इन आरोपों पर सियासी चिंगारियां उठ रही। जब मालूम है कि हर बार हादसा होता है तो वहाँ कुछ न कुछ लाइटिंग से लेकर और व्यवस्था, उनको सूचना देने का इंतजाम को सरकार को करना चाहिए। अथॉरिटी खाली ठेका उठाने के लिए और कमीशन खाने के लिए है। बड़े दावे हैं कि पेट्रोलिंग के लिए गाड़ियाँ रहती हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तुरंत लोग हैं। इस घटना से ये सारी चीज़ों की पोल खुल गई है। लाशों पर राजनीतिक रोटी सेकना ये बहुत घृणित है। अखिलेश यादव जी, हादसे का हो जाना और उस पर आप संवेदनाएं व्यक्त कर सकते हैं। हादसों को लेकर के आप जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, क्या आपके कार्यकाल में हादसे नहीं हुए? अब सवाल है कि क्या इन हादसों को रोका जा सकता है, तो इसका जवाब है हाँ। बस आपको छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना होगा, जैसे कोहरा होने पर गाड़ी की स्पीड कम रखनी है, वाहनों के बीच जो डिस्टेंस है उसे बनाकर रखना है, कोहरे में लो बीम हेडलाइट्स का ही इस्तेमाल करें, अपनी लेन में चलें और ओवरटेक करने से बचें। अगर आपको लगता है कि आप कोहरे में गाड़ी नहीं चला पा रहे हैं तो समझदारी इसी में है कि गाड़ी को किसी सुरक्षित जगह पर ले जाकर खड़ा कर दें, हैजर्ड लाइट जला दें और कोहरे के छटने का इंतजार करें। तो महिला होने के नाते ये आप किसी का हिजाब या सोचिए कि कोई दुपट्टा ओढ़ा हुआ है, आप उसको हटा रहे हैं, तो ये बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल नहीं है। जिस बात को लोग उठा रहे हैं वो बच्ची है, उनकी बच्चियां हैं और एक स्वभाव होता है उनका, एक मोहब्बत पे प्यार में होता है, दुलार में होता है, इसकी बात नहीं है। ये कुछ नहीं है पर हरासमेंट है और उसका कोई भी बचाव नहीं किया जा सकता है। उनको इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। वो बाप बेटी के तरह उन्होंने कहा, अरे इसको खोलिए। तस्वीर का जो हिस्सा अभी अभी आपने देखा वो कल से ही वायरल है और पूरे देश में सबसे बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। किसी भी तरीके से इस तस्वीर को जायज नहीं ठहराया जा सकता। जितनी बार नीतीश कुमार का हाथ उस महिला के हिजाब तक पहुंचता है, उतनी बार मन में एक ही सवाल कौंधता है कि ऐसा करने की जरूरत क्या थी। नीतीश का ऐसा करना सिर्फ अशोभनीय नहीं है, बल्कि एक महिला की निजता का हनन भी है। ये महिला का अधिकार है कि वो हिजाब पहनना चाहती है या नहीं। फिर उसके अधिकार क्षेत्र का नीतीश ने अतिक्रमण क्यों किया? अब यही सवाल विपक्ष भी पूछ रहा है, जो नीतीश से माफी के साथ साथ उनके पद से इस्तीफा तक देने की मांग कर रही, जबकि नीतीश की पार्टी हिजाब खींचने को एक पिता का दुलार बताते हुए उनका बचाव कर रही। लेकिन अब यह तस्वीर सिर्फ राजनीति तक नहीं सिमटी हुई है। बॉलीवुड से लेकर आम लोग तक इस पर रिएक्शन दे रहे हैं और नीतीश से कह रहे हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपने ऐसे कैसे किया? वो भी पब्लिकली एक डॉक्टर जिसका सर्टिफिकेट दिया जा रहा था उसका हिजाब हटा दिए।
बिकॉज आप वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, आपको कोई हक नहीं बनता कि आप उनका नकाब ऐसे नीचे करें। बहुत शर्म की बात है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ये वो तस्वीर है जिस पर राजनीतिक गलियारों से लेकर आम लोगों तक गुस्से की लहर दिखाई दे रही है। इसकी जितनी निंदा की जाए, मजम्मत की जाए, वो कम है। मुस्लिम महिलाओं और खवातीन का फंडामेंटल राइट के साथ साथ ये हमारा मजहबी हक भी है। और किसी खातून के हिजाब को खींचने का और उसको उतारने का इख्तियार हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन ने न किसी अदना इंसान को दिया है और न आला को दिया है। एक मुख्यमंत्री ने सरकारी कार्यक्रम में भरी भीड़ के सामने महिला डॉक्टर का हिजाब खींच दिया तो बवाल मचना तय था। इतनी गरिमा के पद पर होकर, चाहे हेल्थ रीजंस हो या जो भी रीजन हो, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। नीतीश कुमार के हिजाब खींचने वाली तस्वीर पर मचे कोहराम का शोर देश की संसद से लेकर सड़क तक गूंज उठा। इस तरह देखा गया कि उप मुख्यमंत्री बिहार के नकाब उठा रहे हैं, तो ये शोभा नहीं देता है एक मुख्यमंत्री को इस तरह की चीज करने की। नीतीश कुमार के हिजाब खींचने की चारों तरफ आलोचना हो रही है, लेकिन बीजेपी और जेडीयू के नेता इसे नीतीश का दुलार बताकर बचाव कर रहे हैं। बच्चियां हैं, हमारी बेटी है, उस बेटी के बाद और बेटी अगर है तो उसको हम दुलार से कोई सर पे हाथ रख देते हैं। बच्चियां हैं तो ये सब चीज़ देखिए, हर चीज़ का अलग अलग सोच है। अगर हम आपको देखते हैं, अच्छा सोच है तो मैं अच्छा से देखूंगा, गलत सोच है तो गलत हिसाब से देखूंगा। चलिए, जिस तस्वीर पर इतना बवाल मचा है जरा उसे तफसील से दिखाते हैं। तस्वीरें सोमवार को राजधानी पटना में आयोजित एक कार्यक्रम की हैं, जब नीतीश कुमार अपने मंत्रियों और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के साथ आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र बांटने के लिए मौजूद थे। नियुक्ति पत्र देके नीलम कुमारी, अभिरंजन। एक एक करके तमाम डॉक्टर बेहद खुशी के साथ अपना नियुक्ति पत्र लेने के लिए आ रहे थे और नीतीश हंसते मुस्कुराते उन्हें पत्र दे रहे थे। स्मृति। इसी क्रम में हिजाब पहने नुसरत परवीन नाम की महिला डॉक्टर नीतीश के हाथ से नियुक्ति पत्र लेने पहुंचती हैं। नुसरत परवीन। नुसरत आती हैं तो नीतीश उन्हें नियुक्ति पत्र देते हैं। दोनों फोटो खिंचवाते हैं और फिर नीतीश महिला से पूछते हैं कि ये क्या है। बस इतना पूछते ही नीतीश कुमार महिला का हिजाब नीचे खींच देते हैं और उस वक्त सम्राट चौधरी उनको रोकते हुए दिखाई देते हैं। मुझे गुस्सा भी आ रहा है और बहुत बुरा लग रहा है। ये पूरी तरह से उनका मिजाज विकृत है, अभद्र है और घृणित है और मैं समझती हूँ शर्मनाक है। इनको अपने संवैधानिक पद से फौरन इस्तीफा देना चाहिए। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजाब खींचने की घटना के बाद महिला डॉक्टर नुसरत परवीन काफी घबरा गई थीं और मौके पर मौजूद एक अधिकारी फौरन वहां से उनको लेकर चले गए थे। लेकिन गौर कीजिएगा, जैसे ही नीतीश कुमार महिला का हिजाब खींचते हैं तुरंत कैमरा घूम जाता है। मंच पर मौजूद तमाम नेता असहज दिखाई देते हैं और मामले की गंभीरता को समझते हुए सम्राट चौधरी फौरन पीछे खड़े अधिकारियों की तरफ घूमते हैं और दबी जुबान में कुछ कहते हुए नजर आते हैं। आपने देखा कि कैसे सम्राट चौधरी पीछे खड़े व्यक्ति को दबी जुबान से निकले शब्दों और इशारे से कुछ समझा रहे हैं।
शब्द सुनाई तो नहीं पड़े, लेकिन ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार के हिजाब खींचने की तस्वीरें रिलीज ना हो, इसका इंतजाम करने के निर्देश दे रहा है। जेडीयू के ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर आयुष डॉक्टरों को निर्देश पत्र बांटने का डंका तो बहुत जोर से पीटा गया, लेकिन कहीं भी हिजाब खींचने वाली तस्वीर का कोई हिस्सा तक मौजूद नहीं है। यहां तक कि सामने कुर्सियों पर जो डॉक्टर बैठे हैं उसमें भी वो महिला कहीं दिखाई नहीं दे रही। हालांकि ये बहुत स्वाभाविक है कि जिस तस्वीर से सीएम या पार्टी की किरकिरी हो सकती है उसे भला रिलीज क्यों किया जाएगा। लेकिन ये तो सोशल मीडिया और इंटरनेट का दौर है जहां कुछ भी रुकता नहीं है। इसलिए तमाम कोशिशों के बाद ये वीडियो सबसे पहले लालू यादव की पार्टी आरजेडी के हाथ लगा और फिर तो ये हर कोने में पहुंच गया। ये अत्यंत ही चिंता की बात है और निंदनीय है। ये बता रहा है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी की क्या स्थिति है, किस तरह से बीजेपी आरएसएस के दबाव में है। और बीजेपी तो चाहती ही है कि उनको कुर्सी से हटाकर मुख्यमंत्री की कुर्सी हड़पा जाए। एक और महिला सम्मान की बात करते हैं, दूसरी ओर सार्वजनिक मंचों से ही मुस्लिम महिला का अपमान करते हैं। वैसे कहना गलत नहीं होगा कि आरजेडी इस तस्वीर को देखकर उछल पड़ी, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार के बहुमत से चुनाव जीतने के बाद ये पहला मौका है जब आरजेडी को तीखा हमला करने का मौका मिला है। हिजाब मुस्लिम महिला का खींचा गया और इसीलिए बिहार चुनाव में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करवाने वाली ओवैसी की पार्टी AIMIM भी मुख्यमंत्री की सेहत पर कड़ा हमला कर रही है। और नीतीश कुमार जी सिर्फ मुझे लगता था कि डिमेंशिया या सिजोफ्रेनिया से पीड़ित है, क्योंकि बहुत सारी उनके टीम के लोगों ने कहा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। वो बीजेपी की नफरत की राजनीति से संक्रमित होकर वो इस्लामोफोबिया नामी बीमारी से भी पीड़ित हो चुके हैं और इनका इलाज होना चाहिए। मैं मुसलमानों से आग्रह करूंगा कि फितरा ज़कात के जितने चंदे आप जमा करते हैं उस चंदे को जमा करके आगरा या फिर रांची में इलाज कराने की व्यवस्था करनी चाहिए। इन बयानों का मतलब समझ रहे हैं आप? नीतीश के हिजाब खींचने वाली तस्वीर को सिर्फ महिलाओं का अपमान नहीं बताया जा रहा, बल्कि सभी राजनीतिक पार्टियां नीतीश पर इस्लाम के अपमान का आरोप लगा रही है। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने पूछा है कि क्या इस हरकत को सिर्फ बढ़ती उम्र से जोड़ा जाना चाहिए या फिर मुसलमानों को सरेआम बेइज्जत करने की बढ़ती प्रवृत्ति से। क्या आपको पता नहीं एक मुसलमान औरत जो नकाब करती है, व्हाट इट इज फॉर अ मुस्लिम वुमन, कि आप उनको डिसरोब कर रहे हैं खुदा ना खास्ता, जस्ट बिकॉज आप वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। आपको कोई हक नहीं बनता कि आप उनका नकाब ऐसे नीचे करें। हालांकि नीतीश कुमार का वीडियो वायरल होने के बाद कुछ पुराने वीडियो भी तैरने लगे हैं। सोमवार को कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने नीतीश का वीडियो शेयर करते हुए एक्स पर पूछा था कि इतनी घटिया हरकत पर इतना सुई टपक सन्नाटा क्यों? एक सीएम ने ये किया और इस पर कोई आक्रोश नहीं। अब सुप्रिया श्रीनेत के वीडियो पर जवाब देते हुए बीजेपी की प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने एक और वीडियो पेश किया है। इस वीडियो में राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत एक महिला का घूंघट ऊपर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो शेयर करते हुए राधिका खेड़ा ने कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत से पूछा, इस घटिया हरकत के वक्त आप कहां थी मोहतरमा? जुबान पर तब दही जम गई थी और उंगलियों पर ताले लग गए थे। क्या आपके हाईकमांड ने इसके लिए पूरे हिंदू समाज से माफी मांगी थी? अधिकार क्या हिंदू महिलाओं के नहीं है? मौका मिला और बस एक तस्वीर पर महिलाओं के अपमान से शुरू हुआ विवाद सीधे हिंदू बनाम मुसलमान के रंग में रंग गया। लेकिन हमारे देश के आम नागरिक को सुनिए, जो कहता है कि बेटी चाहे हिंदू की हो या फिर मुसलमान की, बेटी तो बेटी होती है। पहली बात तो खोलना चाहिए नहीं, गलत बात है। जरूरत के मुताबिक अगर हमको कोई बोलेगा कि यहाँ पे आपका काम है, आपको यहाँ पे खोलना चाहिए, तो हम वहाँ पे खोलेंगे बिना पूछे नहीं। पर्दा पर्दा होता है, या हिंदू या मुस्लिम हो, बेटी सबका बेटी है। हम बिहार के किशनगंज इलाके में पहुंचे और वहां छात्राओं से लेकर आम महिलाओं से हमने नीतीश कुमार के हिजाब खींचने पर सवाल पूछा,
तो सबने एक सुर में इस घटना की कड़ी निंदा की। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा मिलता है और यहाँ पे हम लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा तो क्या बेटी सही में सुरक्षित है? अगर मुख्यमंत्री ऐसा करेगा तो आम नागरिक पे इसका क्या असर पड़ेगा? पर्दा इसलिए दिया गया है कि आप पर्दा करके बाहर निकलिए, अगर बाहर जाकर भी हमारे पर्दा का तौहीन किया जा रहा है तो ये गलत है, इसके ऊपर सुनवाई की जाए। औरत के लिए इसका इज्जत ही उसका सब चीज होता है, पट्टी को नहीं हटाना चाहिए। हिजाब में अगर कोई महिला मुख्यमंत्री के पास जा रही है और मुख्यमंत्री हिजाब खींच रहे हैं तो ये बहुत घटिया हरकत है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री को जो है फौरन इस्तीफा देना चाहिए। वैसे नीतीश कुमार ने जिस तरीके से सत्ता में जबरदस्त वापसी की है वो सिर्फ महिलाओं की वजह से ही संभव हो पाया है। नीतीश कुमार ने बिहार का मुख्यमंत्री रहते हुए न सिर्फ शराबबंदी की थी बल्कि बिहार की बच्चियों की शिक्षा को जारी रखने के लिए साइकिल बांटने से लेकर पैसे देने तक के प्रयास किए थे। यह नीतीश का वो हिट फॉर्मूला है जिसकी काट विरोधी पार्टियां ढूंढ नहीं पाई। नीतीश वो नेता हैं जिन्हें महिलाएं सिर्फ पसंद नहीं करती बल्कि झोली भर भर के वोट देती हैं ताकि वो सत्ता में बरकरार रहे। ये एक पक्ष है जिसकी चर्चा के बिना हमारी रिपोर्ट पूरी नहीं होती, लेकिन दूसरा पक्ष वो तस्वीर है जिसकी सिर्फ आलोचना ही की जा सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री जैसे पद पर रहते हुए व्यक्ति को ऐसा आचरण बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। लेकिन नीतीश के आचरण की आलोचना पहली बार नहीं हुई है, अपमान के आरोप उन पर कई बार लग चुके हैं। क्यों, इसके लिए अगली तस्वीर देखिए। वो हाथ कर रहे हो, ये गजब आदमी है भाई, हाथ काहे करते हैं सब लोग। बिहार विधानसभा चुनाव की एक तस्वीर देखिए जब मीनापुर में एक चुनावी सभा के दौरान नीतीश कुमार बीजेपी की उम्मीदवार रमा निषाद को मंच पर माला पहनाने की कोशिश कर रहे थे। तभी जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। नीतीश रुकते हैं, लेकिन कुछ सेकंड के बाद वो माला पहना देते हैं और ये भी कहते सुनाई देते हैं कि संजय उन्हें रोक क्यों रहे थे। वो हाथ कर रहे हो, ये गजब आदमी है भाई, हाथ काहे करते हैं सब। इन्हीं तस्वीरों को मुद्दा बनाकर आरजेडी ने उन्हें बीमार सीएम घोषित करने की कोशिश की थी कि अगर पुराने पन्नों को पलटेंगे तो नीतीश के ऐसे कई वीडियो की भरमार दिखाई देगी। तस्वीरें पिछले साल 12 अक्टूबर यानी दशहरे के दिन की हैं, जब पटना के गांधी मैदान में सबसे ऊंचे 80 फीट के रावण दहन के लिए नीतीश कुमार भी मौजूद थे। नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी समेत सब लोग हाथ में तीर धनुष थामे दिखाई दे रहे हैं। हाथ में धनुष बाण थामे नीतीश पहले अपने अगल बगल देखते हैं, लेकिन तीर चलाने के बजाय नीतीश कुमार धनुष के साथ तीर भी नीचे फेंक देते हैं। इसके बाद इशारा करके ये भी बताते हैं कि उनका धनुष और बाण दोनों नीचे गिर गया है। नीतीश कुमार का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। अब इसी साल 30 जनवरी की तस्वीरें देख लीजिए, जब महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। बिहार की राजधानी पटना के गांधी घाट पर सीएम समेत कई नेता बापू को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। कार्यक्रम के दौरान महात्मा गांधी को याद करते हुए 2 मिनट का मौन रखा गया था और इसके बाद जब गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा था तो नीतीश कुमार ताली बजाने लगे थे। हालांकि नीतीश को ऐसा करने से रोका गया, लेकिन तस्वीर तो वायरल हो गई। पिछले साल जून महीने में ही पीएम मोदी नालंदा यूनिवर्सिटी के कैंपस उद्घाटन के लिए बिहार पहुंचे थे। सीएम नीतीश और मोदी साथ बैठे हुए थे और फिर नीतीश अचानक उनका हाथ पकड़कर उनकी उंगली में लगी स्याही देखने लगते हैं।
इसके बाद नीतीश भी अपने हाथ में लगी मतदान की स्याही पीएम को दिखाते हैं। हिजाब खींचने के मामले में ताजा अपडेट ये है कि समाजवादी पार्टी की नेता सुमैया राणा ने नीतीश कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। लखनऊ के कैसरबाग थाने में शिकायत दर्ज हुई है और पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। तो इसी के साथ भारत की बात पे अब मुझे दीजिए इजाजत। कल रात 8 बजे आप सभी से फिर होगी मुलाकात। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।